हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे व्यक्तित्व वर्गीकरण। विशेषक उपगम। व्यक्तित्व के विशेषक उपगम के शब्दों में सत्य कथन है तो सत्य कथन सारे के सारे विशेष समय की विमा पर अपेक्षाकृत स्थिर होते हैं। विभिन्न परिस्थितियों में विशेषकों में संगति होती है। उनकी शक्ति और उनके संयोजन एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में भिन्न पाया जाता है और इसी कारण व्यक्तित्व में व्यक्तिगत भिन्नता पाई जाती है। व्यक्तित्व का शालीय गुण सिद्धांत किसने प्रतिपादित नहीं किया है? पॉल कोस्टा व रॉबर्ट मैकरे। निम्नलिखित में से कौन सा उपगम व्यक्तित्व सिद्धांतों से संबंधित नहीं है? एक तंत्रात्मक उपगम। विशेषक उपगम व्यक्तित्व के आधारभूत घटकों के वर्णन व विशेषीकरण से संबंधित होते हैं। ये सिद्धांत व्यक्तित्व का निर्माण करने वाले मूल तत्वों की खोज करते हैं। विशेषक उपगम हमारे दैनिक जीवन के सामान्य अनुभव में बहुत सामान्य। उदाहरण के लिए, जब हम जान लेते हैं कि कोई व्यक्तित्व सामाजिक है, तब हम यह मान लेते हैं कि वह न केवल सहयोग नेतृत्व और सहायता करने वाला होगा, बल्कि वह अन्य सामाजिक घटकों से युक्त व्यवहार करने में भी प्रवृत्त होगा। इस प्रकार विशेषक उपगम लोगों की प्राथमिक विशेषताओं की पहचान करने का प्रयास करता है। ऑलपोर्ट के विशेषक सिद्धांत के अंतर्गत विशेषकों का निम्न में से किस वर्ग में वर्गीकरण नहीं हुआ है तो वह उपयोगी विशेषक। ऑलपोर्ट के अनुसार विशाली गुण जो उनके चारित्रिक प्रवृत्तियों का प्रतिनिधित्व करते हैं, जिनका उपयोग आमतौर पर किसी व्यक्ति का वर्णन करने के लिए किया जा सकता है, को जाना जाता है केंद्रीय शालीय गुण। गॉर्डन ऑलपोर्ट के व्यक्तित्व के सिद्धांत का अनुसरण करते हुए यदि अध्यापक विद्यार्थी के विशेषकों की पहचान करना चाहता है तो निम्न विकल्पों में से वह किस विशेषक को अनदेखा करेगा? मूल विशेषक। नियमित की उपलब्धि में निष्ठा है और व्यक्तित्व के यह प्रकृति लक्षण उसमें जीवन पर व्याप्त रहती है। ऑलपोर्ट के वर्गीकरण के अनुसार यह लक्षण क्या आता है? प्रधान कार्डिनल। गॉर्डन ऑलपोर्ट का विशेषक उपगम। प्रधान विशेषक कार्डिनल ट्रेट्स, केंद्रीय विशेषक सेंट्रल ट्रेट, गौण विशेषक सेकेंडरी ट्रेट्स। ऑलपोर्ट ने व्यक्तित्व के विशेषण के लिए 17,953 शालीय गुण की विशेषता की एक सूची तैयार की। उन्होंने विशेषकों को 3 भागों में बांटा। प्रधान विशेषक यह व्यक्तित्व में निर्माण में सबसे क्रियाशील विशेषक होते हैं। व्यक्ति के प्रत्येक व्यवहार की व्याख्या इनके आधार पर की जा सकती है। यह संख्या में कम होते हैं। व्यक्ति के नाम से जुड़े हुए होते हैं कि उनकी पहचान ही व्यक्ति के नाम के साथ हो जाती है। उदाहरण गांधी, अहिंसा, गांधीवादी। केंद्रीय विशेषक प्रभाव में कम व्यापक किंतु सामान्यीकृत प्रवृत्तियां केंद्रीय विशेषक कहलाती हैं। इन विशेषकों के आधार पर व्यक्ति के व्यक्तित्व की विवेचना की जा सकती है। व्यक्ति का व्यक्तित्व इन्हीं 5-10 गुणों के भीतर रहता है। यह विशेषक प्रायः लोगों के शंसापत्रों में अथवा नौकरी की संतुष्टियों में लिखे जाते हैं। उदाहरण स्फूर्त, निष्कपट, मेहनती आदि। गौण विशेषक। वे विशेषक व्यक्तित्व की सबसे कम सामान्यीकृत विशेषताओं के रूप में जाने जाते हैं। यह सबसे कम महत्वपूर्ण, कम संगत, कम अर्थपूर्ण होते हैं। यह यदाकदा व्यक्तित्व में परिलक्षित होते हैं और इनके होने न होने से व्यक्तित्व पर प्रभाव नहीं पड़ता। उदाहरण, मुझे संजातीय वस्त्र पहनना पसंद है, मुझे आम पसंद है। केटल द्वारा विश्लेषित किए गए व्यक्तित्व शालीय गुणों की संख्या कितनी है? तो वह है 16। व्यक्तित्व का 16 व्यक्तित्व कारक सिद्धांत देने वाला मनोवैज्ञानिक है केटल। रेमंड केटल ने ऑलपोर्ट के शब्दकोश 4500 शालीय गुणों का कारक विशेषण का 16 प्रमुख शील गुण आयामों के बारे में बताया। उनका उद्देश्य था कि कम से कम शब्दों में व्यक्तित्व का विश्लेषण किया जा सके। गुण या विशेषक 2 प्रकार के होते हैं। मूल गुण शॉर्ट शॉर्ट या स्थिर होते हैं और व्यक्तित्व का निर्माण करने वाले मूल तत्व के रूप में जाने जाते हैं। केटल ने मूल विशेषों का अपने विपरीतार्थी या विलोमी प्रवृत्ति के रूप में किया है। यह भीतरी गुण है और संख्या में कम होते हैं। सतही गुण सरफेस ट्रेट्स ये मूल विशेषकों की अंतःक्रिया के परिणाम स्वरूप परिलक्षित होते हैं। यह व्यक्ति के दिन प्रतिदिन के व्यवहार में परिलक्षित होता है। अंतर्मुखता बहिर्मुखता व्यक्तित्व का लक्षण निम्नमय के द्वारा प्रस्तावित होता है। हैंस आइजैक ने व्यक्तित्व के 2 व्यापक आयामों के रूप में प्रस्तावित किया है कि आइजैक द्वारा प्रस्तावित आयामों का आधार है जैविक और आनुवंशिक दोनों है। आइजैक ने व्यक्तित्व के 2 व्यापक आयामों के रूप में प्रस्तावित किया है कि इसका आधार जैविक व आनुवंशिक। उनके अनुसार व्यक्तित्व में 2 परस्पर विरोधी प्रकार एक दूसरे से संबंधित है, अतः इन्हें साथ रखा जा सकता है। उन्होंने युग के अंतर्मुखी बहिर्मुखता सिद्धांत को स्वीकार तो किया, किंतु युग के समान उसी व्यक्तित्व के 2 अलग अलग प्रकार नहीं
ह्यूमन उन्होंने व्यक्तियों के 3 प्रकार बताए: अंतर्मुखता बनाम बहिर्मुखता, एक्सट्रोवर्टेड वर्सेस इंट्रोवर्टेड। इसका तात्पर्य लोगों में किसी सामाजिक उन्मुखता अथवा सामाजिक विमुखता। इसके एक छोर पर वे लोग आते हैं जिनमें सक्रिय जुटोसरिया आवेग और रोमांच के प्रति पसंदगी भी आई जाती है। वहीं दूसरे छोर पर वे लोग जो निष्क्रिय, शांत और आत्म केंद्रित होते हैं। तंत्रिका तपिता बनाम सामग्रिक स्थिरता, न्यूरोसिटिज्म वर्सेस इमोशनल स्टेबिलिटी। इसका तात्पर्य है कि किस मात्रा तक अपने भावनाओं पर नियंत्रण कर पाते हैं। इसके एक छोर पर तंत्रिका ताप से ग्रसित लोग होते हैं। लोग में दुश्चिंतता, चिड़चिड़ापन, अति संवेदनशीलता, बेचैन और नियंत्रण का अभाव पाया जाता है। दूसरे छोर पर वे व्यंजन होंगे जो शांत, संयत स्वभाव वाले, विश्वसनीय और स्वतंत्र नियंत्रण शुद्ध पर लिखने वाले। मन स्थापिता बनाम सामाजिकता। इसके एक छोर पर वे लोग होते हैं जिनका आत्म कर्मता है केंद्र समाज विरोधी प्रकृति होते हैं। जो लोग में क्रूरता, संवेदनशीलता जैसे गुण परिलक्षित होंगे। वहीं इसके दूसरे छोर पर आदर्शत्व, नैतिकता, सामाजिक संवेदनशीलता जैसे गुण व्यक्ति में दिखाई देते हैं। पॉल कोस्टा व रॉबर्ट मैकरी द्वारा प्रतिस्थापित व्यक्तित्व के मूल में वर्गीकृत है। दूसरा नहीं है अनुभव के लिए खुलापन, बहिर्मुखता, सहमतिशीलता, तंत्रिकता, अंतर्विवेकशीलता। व्यक्तित्व का 5 कारक मॉडल। पॉल कोस्टा तथा रॉबर्ट मैकरे ने सभी संभावित व्यक्तित्व विशेषकों की जांच 1-5 करके एक समुच्चय के बारे में जानकारी दी है। इनका बृहत 5 प्रकार बिग 5 फैक्टर के नाम से जाना जाता है। ये 5 कारक निम्न है: अनुभव के लिए खुलापन, ओपननेस टू एक्सपीरियंस। जो लोग इस कारक पर उच्च अंक प्राप्त करते हैं वे कल्पनाशील, उत्सुक, नए विचारों के प्रति उदारता एवं साहस क्रियाकलापों में अभिरुचि लेने वाले व्यक्ति होते हैं। इसके विपरीत कम अंक प्राप्त करने वाले व्यक्तियों में अनम्यता पाई जाती है। बहिर्मुखता। यह विशेषता उन लोगों में पाई जाती है जिनमें सामाजिक सक्रियता, आग्रहिता, बहिर्गमन, बातूनीपन और आमोद प्रमोद के प्रति पसंदगी पाई जाती है। इसके विपरीत ऐसे लोग होते हैं जो शर्मीले और संकोची होते हैं। सहमतिशीलता। यह कारक लोगों की उन विशेषताओं को बताता है जिनमें सहायता करने, सहयोग करने, मैत्रीपूर्ण व्यवहार करने, देखभाल करने एवं पोषण करने जैसे व्यवहार सम्मिलित होते हैं। इसके विपरीत वे लोग होते हैं जो आक्रामक और आत्म केंद्रित होते हैं। तंत्रिका ताप। इस कारक पर उच्च अंक प्राप्त करने वाले लोग सामूहिक रूप से अस्थिर, दुश्चिंतित, परेशान, भयभीत, दुखी, चिड़चिड़े और तनावग्रस्त होते हैं। इसके विपरीत प्रकार के लोग सुसमायोजित होते हैं। अंतर्विवेकशीलता। इस कारक पर उच्च अंक प्राप्त करने वाले लोगों में उपलब्धि, उन्मुखता, निर्भरता, उत्तरदायित्व, दूरदर्शिता, कर्मठता और आत्मनियंत्रण पाया जाता है। इसके विपरीत कम अंक प्राप्त करने वाले लोगों में आवेग पाया जाता है। व्यक्तित्व के क्षेत्र में यह 5 कारक मॉडल एक महत्वपूर्ण सैद्धांतिक विकास का प्रतिनिधित्व करते हैं। विभिन्न संस्कृतियों में लोगों के व्यक्तित्व को समझने के लिए यह मॉडल अत्यंत उपयोगी सिद्ध हुआ है। विभिन्न सांस्कृतिक और भाषाओं में उपलब्ध व्यक्तित्व विशेषकों के विश्लेषण में यह मॉडल संगत है और विभिन्न विधियों से किए गए व्यक्तित्व के अध्ययन भी मॉडल का समर्थन करते हैं। अतः आज व्यक्तित्व के अध्ययन के लिए यह मॉडल सबसे अधिक महत्वपूर्ण अनुभविक उपगम माना जाता है। मनोविश्लेषणवाद। कौन सा सिद्धांत व्यक्त करता है कि मानव मस्तिष्क एक बर्फ की बड़ी चट्टान का समान है जो कि अधिकांश छिपी रहती है और उसमें चेतन के 3 स्तर हैं। मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत। व्यक्तित्व का मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया है? सिगमंड फ्रायड। एक संतुलित व्यक्तित्व वह है जिसमें मूलभूत अहम को बनाए रखा जाता है। नाट्य, ड्रामे एवं शिल्पकला का प्रयोग किया जाता है। विशिष्ट गुणों के विकास के लिए व्यक्तित्व को ढालने के लिए दबी और बर्दाश्त न की जा सकने वाली अंतर्निहित के प्रकटीकरण हेतु विश्लेषण का मानना है कि एक प्राथमिक साधन है जिसके द्वारा योग्य आईडी पर आचार लगता है। यह कहलाता है दबाव। फ्रायड, पियाजे एवं अन्य मनोवैज्ञानिकों ने व्यक्तित्व विकास की विभिन्न अवस्थाओं के संदर्भ में व्याख्या की है, परंतु पियाजे ने विभिन्न अवस्थाओं को समझाने के लिए संज्ञानात्मक बदलाव के बारे में कहा है। जिन इच्छाओं की पूर्ति नहीं होती उनका आग्रह निम्न में से कौन सा है? एकदम। फ्रायड के अनुशंसित व्यक्तित्व की बनावट के अनुसार निम्न में से कौन सा मूलभूत तीव्र इच्छा के उठने के साथ ही तुरंत 7 अनैच्छिक रूप से
सभी नियम तथा जीवन है कि सत्यता तथा नैतिकता की अवहेलना करते हुए संतुष्ट करता है। इन फ्राइड के अनुसार वे मानसिक क्रियाएं जिनके प्रति लोग तभी जागरूक होते हैं जब वे उन पर सावधानीपूर्वक ध्यान केंद्रित करते हैं कहलाते हैं पूर्व चेतन। फ्राइड के मनोलैंगिक विकास की वह अवस्था जहाँ बालक ओडिप्स मनोग्रंथि व बालिक इलेक्ट्रा मनोग्रंथि का अभाव करते हैं कहलाते हैं लैंगिक अवस्था। सिमोन फ्राइड के अनुसार अचेतन मन की विशेषताओं को ज्ञात करने की सर्वाधिक उपयुक्त विधि कौन सी है? स्वप्न विश्लेषण। फ्राइड के अनुसार व्यक्तित्व के प्राथमिक संरचना तत्व है इदम अहम प्राहम। फ्राइड का सिद्धांत। फ्राइड द्वारा एक विशिष्ट चिकित्सा पद्धति का निर्माण किया गया जिसका उद्देश्य दमित इच्छाओं या सामग्रियों को चेतना के स्तर पर लाना है ताकि लोग अधिक सामाजिक व जागरूक जीवन व्यतीत कर सके। इस हेतु फ्राइड ने मुक्त परिचर्या साहचर्य विद्या व स्वप्न विश्लेषण का प्रयोग किया। चेतना का स्तर। व्यक्तित्व की संरचना अहम रक्षा युक्त या मनोलैंगिक अवस्था। चेतना का स्तर लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस। चेतना कॉन्शियस वे भावनाओं जिनके प्रति लोग जागरूक होते हैं सामाजिक रूप से स्वीकृत इच्छा क्रिया का चेतन मन का हिस्सा जो वर्तमान जानकारी में सर्वाधिक है अर्थात वे सभी विचार भावनाएं और क्रियाएं जिनके बारे में हम जानते हैं वो चेतन मन के अंतर्गत आते हैं। पूर्व चेतन प्रीकॉन्शियस वे भावनाओं जिनके प्रति लोग तब जागरूक होते हैं तब वो उन पर ध्यान केंद्रित करते हैं। इन सूचनाओं या जानकारियों से हम वर्तमान परंतु ध्यान देने पर इससे अवगत हो सकते हैं। अनकॉन्शियसनेस ऐसी मानसिक क्रियाएं जिनके प्रति हम जागरूक नहीं होते। यह उन इच्छाओं प्रेरणाओं भावनाओं को संग्रहित करता है जिनकी पूर्ति नहीं की जा सकती क्योंकि इनसे हम पूर्णतः अनभिज्ञ हैं। इसमें असामाजिक अनैतिक व दमित इच्छा होती है। चेतन व्यवहार हमारे मस्तिष्क का 1/10 भाग होता है। 9/10 अचेतन द्वारा संचालित होता है। फ्राइड ने चेतन व चेतन मन की तुलना पानी पर तैर हिमखंड से करते हुए कहा है कि जिस प्रकार हिमखंड जितना भाग पानी से बाहर नजर आता है उससे कई गुना अधिक भाग पानी के अंदर रहता है। ठीक उसी प्रकार व्यक्ति के चेतन मन की तुलना में अचेतन पक्ष अधिक व्यापक व जटिल होता है। फ्राइड के अनुसार अचेतन मूल प्रवृत्ति और पार्श्विक रणनीति का भंडार है। पूर्व चेतन व अचेतन के मध्य सेतु का कार्य करता है। व्यक्तित्व की संरचना। व्यक्तित्व की संरचना के 3 महत्वपूर्ण होते हैं इदम अहम पराहम सुपर ईगो। ये केवल अवधारणा है इनका कोई भौतिक या शारीरिक आधार नहीं है। इदम आईडी यह व्यक्ति की मूल प्रवृत्त्यात्मक ऊर्जा का स्रोत है। यह अचेतन मस्तिष्क का प्रतिनिधित्व करता है। यह ऐसी इच्छाएं जिनकी पूर्ति नहीं होती उनका भंडार हर जगह होता है। ईड को नैतिक मूल्यों सामाजिक नियमों जीवन के सत्यता तथा दूसरों लोगों की कोई व्यवहार नहीं होती। यह कष्ट से बचने और आनंद लेने के लिए सुखेप्सा सिद्धांत प्लेजर प्रिंसिपल पर कार्य करते हैं। ईड से व्यक्तित्व के अन्य हिस्सों अहम और पराहम का विकास होता है। ईड की 2 चालक ऊर्जाएं इरोस लाइफ इंस्टिंक्ट। फ्राइड के अनुसार यह जीवन शक्ति है। यह है हमारे जीवन के सहज ज्ञान और उत्तरजीविता के लिए जिम्मेदार है जिसमें यौन इच्छा प्रजनन इच्छा और कष्ट से बचाव शामिल है। थानाटोस डेथ इंस्टिंक्ट यह हिंसा आक्रामकता और नफरत जैसी नकारात्मक भावनाओं के लिए जिम्मेदार है। इसका उद्देश्य हमें मौत और विनाश की ओर चालित करके इरोस ने चालन को संतुलित करना है। फ्राइड ने ईड को अन्य प्रवृत्तियों का समूह और पूर्वजों के स्मृति अवशेषों का भंडार मानना है अर्थात यह जन्म से ही मौजूद मानव विकास का सबसे प्रमुख हिस्सा है। ईड अच्छाई और बुराई में कोई भेद नहीं कर सकता। ईड को व्यक्तित्व के क्रियात्मक व अचेतन पहलू के रूप में सबसे अच्छे ढंग से वर्णित किया जा सकता है। इनमें बुनियादी सहज ज्ञान जैविक आवश्यकता और आक्रामक आवेगों की तात्कालिक संतुष्ट संबंधित है। जीवन शक्ति जो ईड को ऊर्जा प्रदान करती है लिपिडो कहलाती है। लिपिडो हमारी कामेक्षा का केंद्र है और सुखेप्सा पर आधारित है। ईगो इसका विकास ईड से होता है अर्थात ईड का विकसित रूप है। इसमें मन का वह भाग शामिल है जो चेतन विचारशील है। यह एक मानवीय प्रवृत्ति है जिसके फलस्वरूप व्यक्ति तार्किक व्यवस्था उचित और विवेकपूर्ण कार्य करता है। यह वास्तविकता सिद्धांत रियलिटी प्रिंसिपल से संचालित होता है। यह प्राय ईड को व्यवहार करने
के उपयुक्त तरीकों की ओर निर्देशित करता है, अर्थात ईड के असामाजिक व नियम विरुद्ध कार्यों को रोकने के लिए ईगो पुलिसमैन की तरह कार्य करता है। एक संतुलित व्यक्तित्व वह है जिसका अहम शक्तिशाली मजबूत होता है, क्योंकि अहम में ईड व पराहम में उचित संतुलित बनाए रखने की क्षमता होती है। पराहम सुपर ईगो यह व्यक्तित्व के आदर्श और नैतिक स्वरूपों का प्रतिनिधित्व करता है। पराहम ईड और अहम को बताता है कि किसी विशिष्ट अवसर पर इच्छा विशेष की संतुष्टि नैतिक है या अथवा नहीं है। पराहम की भूमिका सामाजिकरण की प्रक्रिया के माध्यम समाज के नैतिक मूल्यों का आंतरिकीकरण करना है। यह ईड के आवेगी आग्रह को नियंत्रण करता है और अहम को केवल यथार्थवादी व्यवहार के बजाय नैतिक रूप से उचित व्यवहार चुनने के लिए मजबूत करता है। नोट: व्यक्तित्व के इन संरचनात्मक तत्वों को निम्न उदाहरण की सहायता से समझ सकते हैं। एक बालक जो आइसक्रीम खाना चाहता है, उसका ईड उससे कहता है कि आइसक्रीम झटक कर खा ले। वहीं उसका उससे कहता है कि दुकानदार से पूछे बिना यदि वह आइसक्रीम लेकर खा लेता है तो वह दंड का भागी हो सकता है। वास्तविकता सिद्धांत पर कार्य करते हुए बालक जानता है कि अनुमति लेने के बाद ही आइसक्रीम खाने की इच्छा को शांत करना सर्वाधिक उपयुक्त होगा। इस प्रकार ईड की मांग अवास्तविक और सूक्ष्म सिद्धांत से संचालित होती है, वहीं धैर्यवान तर्क संगत तथा वास्तविकता सिद्धांत से संचालित होता है। वहीं यदि कोई बालक आइसक्रीम देखकर उसे खाना चाहता है तो वह इसके लिए अपनी माँ से पूछता उसका पराहम संकेत देता है कि उसका यह व्यवहार नैतिक दृष्टि से सही है। इस तरह के व्यवहार के माध्यम से आइसक्रीम को प्राप्त करने पर बालक में कोई अपराध बोध भय अथवा दुश्चिंतता नहीं होगी। स्थिति: सुपर ईगो, ईड, अहम, रक्षा, युक्तियाँ। महत्वपूर्ण संपत्ति व्यक्ति का अचेतन तीन प्रतिस्पर्धी ऊर्जाओं से निर्मित है: ईदम, अहम व पराहम। अहम रक्षात्मक युक्तियाँ अवांछित परिस्थितियों में अहम की रक्षा करती हैं। इसके बारे में हम समायोजन खंड में विस्तारपूर्वक अध्ययन करेंगे। संतुलित व्यक्तित्व के लिए एक मजबूत ईगो का होना आवश्यक है ताकि ईदम व पराहम के मध्य संतुलित स्थापित किया जा सकते। कुछ समायोजन की स्थिति: पराहम ग्रेटर अहम। यदि पराहम हावी हो जाए तो सहज आकांक्षाओं की पूर्ति न होने की स्थिति में मनुष्य विक्षिप्तियों का शिकार हो जाता है। ईदम ग्रेटर अहम। यदि ईदम हावी हो जाए तो व्यक्ति अनैतिक, अराजक, असामाजिक तत्वों के साथ उभरता है। मनोलैंगिक अवस्थाएं: मुक्त चूषण अवस्था, ओरल स्टेज, समय जन्म से 2 वर्ष। शिशु के यौन सुख का केंद्र में उसका मुख होता है। वह अंगूठा चूसकर अपनी वस्तुओं को मुंह में रखकर काटकर बलबलाकर सुख की अनुभूति करता है। यह एक वयस्क जो संसार को कटु स्थान मानता है, संभवतः उसकी विकासीय मौखिक अवस्था में कठिनाई रही होगी। अनस्टाज, गुदा और मूत्र मार्ग अवस्था, समय 2 से 4 वर्ष। सुख का केंद्र मुंह से हटकर मलमूत्र विसर्जन से जुड़े अंगों पर हो जाता है। इस अवस्था में ईदम और अहम के बीच द्वंद्व का आधार स्थापित हो जाता है। साथ ही शेष अवस्था की सुख की इच्छा एवं वैश्विक रूप से नियंत्रित व्यवहार की मांग के बीच में द्वंद्व का आधार स्थापित हो जाता है। लिंग अवस्था, पहली स्टेज, समय 4 से 6 वर्ष। सुख यौनांगों पर आधारित हो जाता है। बच्चे पुरुष व स्त्री में भेद करना शुरू कर देते हैं। लड़कियां इलेक्ट्रा मनोग्रंथि, पिता के प्रति प्रेम। लड़के उड़ीसल ग्रंथि, माता के प्रति प्रेम। उपयुक्त दोनों मनोग्रंथियों के समाधान में आंतरिक घटक समान लिंग के माता पिता के साथ तादात्म्यकरण स्थापित करना है। दूसरे शब्दों में बालक अपनी माता के प्रति लैंगिक भावनाओं को त्याग कर देते हैं तथा अपने पिता को प्रतिद्वंदी के बजाय भूमि का प्रतिरूप मानते हैं। बालिकाएं अंतर प्रति पिता के प्रति लैंगिक इच्छा का त्याग कर देती है, अपनी माता के दाम्पत्य स्थापित करती है। सुप्तावस्था या अत्यंत अवस्था, लेटेंट स्टेज, समय 7 से 11 या 12 वर्ष। यह यौन भावना का सुप्त काल है। कामेक्षा शांत रहती है। बच्चे अपने लिंग के साथियों के साथ समय व्यतीत करते हैं। इस अवस्था में विभिन्न लिंग के प्रति घृणा भी देखी जा सकती है। बालक की अधिकांश ऊर्जा सामाजिक अथवा उपलब्धि संबंधित क्रियाओं में व्यक्त होती है। जनन अवस्था, नेनाटल समय 11 वर्ष से आगे। इस अवस्था में प्राप्त होने लगी विकास में परिपक्वता पूर्व की अवस्था में शुभ इच्छाएं पुनः जागृत होने लगते हैं। बालक या बालिका अपने गुप्त अंगों को यौनांगों के रूप में अनुभव करना प्रारंभ कर देते हैं। विपरीत लिंग के प्रति लगाव पैदा होने लग जाता है। एक बालक इडिप्स के मनोग्रंथि का समाधान करने में निष्फल हो जाए, वह समान लिंग के माता पिता के प्रति आक्रामकता का अनुभव करे। बालक की उक्त दिशा का पीछे का कारण है स्त्रीकरण। बालक जब एक विकास की अवस्था में
जाता है तो वह जगत के प्रति अपने दृष्टिकोण को समायोजित कर लेता है। व्यक्ति का चित्रीकरण हो जाए तो बच्चा कुसमाजित हो सकता है। पश्चिम फ्रायडवादी काल युग उद्देश्य एवं आकांक्षा विश्लेषणात्मक सिद्धांत केरिनी हार्नी आज्ञावाद मानव संतुष्टि और आत्म सिद्धि अल्फ्रेड एडलर जीवन शैली और सामाजिक अभिरुचि एरिक फ्रोम मानवीय महत्व सामाजिक प्राणी एरिक्सन अन्यता की खोज आइडेंटिटी क्राइसिस। व्यक्तित्व का मापन व्यक्तित्व के मूल्यांकन के लिए रोजविंग द्वारा निर्धारित वर्गीकरण सम्मिलित नहीं है। गोपनीय विधि रोजविंग ने व्यक्तित्व को निम्नलिखित 3 वर्गों में विभाजित किया है। व्यक्तिगत सब्जेक्टिव मेथड, वस्तुनिष्ठ ऑब्जेक्टिव मेथड, प्रक्षण प्रोजेक्टिव मेथड। व्यक्तिगत वर्गीकरण के निम्नलिखित उपप्रकार जीवन कथा, व्यक्तिगत इतिहास, साक्षात्कार विधि, अभिज्ञान प्रभावशाली या व्यक्तित्व सूची विधि, स्वयं परीक्षा विधि या कागज पेंसिल विधि या प्रश्नावली। वस्तुनिष्ठ ऑब्जेक्टिव मेथड वर्गीकरण के निम्न प्रकार नियंत्रण परीक्षण, कंट्रोल्ड ऑब्जर्वेशन, शारीरिक परिवर्तन जो व्यक्तित्व की ओर संकेत करते हैं, फिजियोलॉजिकल चेंजेस, पर्सनालिटी इंडिकेटर, मौखिक व्यवहार द्वारा व्यक्तित्व का अध्ययन, स्टडी ऑफ पर्सनालिटी थ्रू वर्बल बिहेवियर। चौथा है व्यक्तिगत गुणों का मूल्य निर्धारण, अप्रेशियल ऑफ पर्सनल क्वालिटीज या अन्य व्यक्तिगत अनुमानांक मापदंड द्वारा व्यक्ति के व्यवहार का निराकरण या व्यवहार के लिए अन्य पूर्ण कारणों की प्रस्तुति। गार्डन पार्टी के अनुसार किसी व्यक्ति का मूल्यांकन करने की सर्वोत्तम विधि है आत्म प्रतिवेदन मापन। आपने यह सुझाव दिया कि व्यक्तित्व के मूल्यांकन की सर्वोत्तम विधि है व्यक्ति ने स्वयं उसके बारे में पूछ लिया। निम्न में इसे व्यक्तित्व मूल्यांकन की आत्म प्रतिवेदित विधि है। MMPI सेकेंड कैटल सोडा PF बेल समायोजन आविष्कारिता उपयुक्त सभी है। निम्नलिखित में से कौन सी प्रशिक्षण प्रशिक्षण का उदाहरण है? MMPI व्यक्तित्व को मापने के लिए 16 PF प्रश्नावली किसने दी? तो वह RB कैटर ने। निम्नलिखित में से कौन सी व्यक्तित्व आकलन की परीक्षा की विधि नहीं है? तो नहीं है COD समाजमितीय व्यक्तित्व अध्ययन। निम्नलिखित में कौन सी व्यक्तित्व आकलन के प्रशिक्षित तकनीक नहीं है? मिनेसोटा बहुस्तरीय व्यक्तित्व अनुसूची। व्यक्ति के व्यक्तित्व का अध्ययन करने की वह विधि जिसके द्वारा उसकी जीवन शैली, व्यवहार, तौर तरीकों, विचार और भावनाओं का अवलोकन किया जा सके कहलाती है वैयक्तिक अध्ययन। वैयक्तिक व्यक्तित्व मापन पर्सनालिटी इंडिकेटर्स MMPI मिनेसोटा मल्टीफिजिक पर्सनालिटी सेंटर बेल संयोजन आविष्कारिता बेल एडजस्टमेंट इन्वेंटरी कैटर पर्सनालिटी फैक्टर्स आइसेंक क्वेश्चनरी वुडवर्थ पर्सनालिटी डाटाशीट एल्पर्ट्स एयर्स रिएक्शन स्टडी। प्रोजेक्टिव विधि प्रोजेक्टिव मेथड्स वर्ड एसोसिएशन टेस्ट रिसर्च रोडचार्ज टेस्ट थेमेटिक अप्रिसिएशन टेस्ट टेट चिल्ड्रन अप्रिसिएशन टेस्ट सेंटेंस कंप्लीशन टेस्ट पिक्चर फ्रस्ट्रेशन स्टडी पिक्चर एसोसिएशन टेस्ट प्ले टेक्निक। प्रशिक्षण विधियाँ ऑब्जर्वेशनल मेथड रेटिंग स्केल इंटरव्यू मेथड केस हिस्ट्री मेथड नॉमिनेशन ऑब्जर्वेशन सिचुएशनल टेस्ट। आत्म प्रतिवेदन मापन MMPI मिनेसोटा बहुपक्षीय व्यक्तिगत सूची। इसका निर्माण 1940 के दशक में हेतु और मैकिन्ले नामक 2 वैज्ञानिकों ने मिनेसोटा विश्वविद्यालय में किया। वर्ष 1989 में इसमें व्यापक परिवर्तन देखने को मिले। उसके बाद इसका दूसरा संस्करण MMPI 2 प्रचलन में है। इसमें 567 कथन हैं जिनके उत्तर सही या गलत के रूप में व्यक्ति को देने होते हैं। इसमें 3 वैज्ञानिक मापनियाँ LMK हैं और 10 उप मापनियाँ हैं जिनके आधार पर व्यक्तित्व का मापन किया जाता है। मिलीवोजोस ने इसका भारतीय संस्करण को जोधपुर बहुपक्षीय व्यक्तित्व मापन तैयार किया है। 16 व्यक्तित्व कारक प्रश्नावली 16 PF कैटर ने व्यक्तित्व के शैली गुणों के अनुरूप परिभाषित किया और इन्हीं के आधार पर व्यक्तित्व के मापन की प्रश्नावली का निर्माण किया। यह विद्यालय स्तर के विद्यार्थियों और वयस्कों का प्रयोग की जाती है यौनावस्था में। यह व्यावसायिक निर्देशन, व्यावसायिक अन्वेषण, व्यावसायिक प्रशिक्षण में इस्तेमाल होती है। आइजैक
व्यक्तित्व प्रश्नावली। आइजैक ने अपने व्यक्तित्व की प्रश्नावली में 32 विशेषकों का शामिल किया। प्रारंभ में इसमें 2 आयाम जोड़े गए: अंतर्मुखता, बहिर्मुखता, सामयिक स्थिरता, अस्थिरता। कुछ समय बाद इसमें तीसरा आयाम मनस्तत्वता जोड़ा गया। यह मनोविकार से संबंधित है, दूसरों के लिए भावनाओं में कमी, लोगों के साथ अंतर्क्रिया करने का एक कठोर तरीका और सामाजिक परंपराओं की अवज्ञा करने की प्रवृत्ति प्रतिनिधित्व करता है। इस आयाम में उच्च अंक प्राप्त करने वाले व्यक्ति आक्रामक, केंद्रित व समाज विरोधी होते हैं। बेल समायोजन आविष्कारिता। इसका निर्माण हुथ एम बेल द्वारा किया गया। इसके द्वारा समायोजन संबंधी कठिनाइयों को मापन किया जा सकता है। इसमें 2 कार्य विद्यार्थी और व्यावसायिक विद्यार्थी पक्ष में 140 एकांश होते हैं, जिनके द्वारा व्यक्तित्व के 4 महत्वपूर्ण पक्षों में मापन किया जाता है: ग्रह, स्वास्थ्य, सामाजिक स्थिति और सामाजिक स्थिति। व्यावसायिक पक्ष में 200 और एकांश जोड़ दिए जाते हैं। इसके अंतर्गत 5 पक्षों में मापन होता है: रुद्रवर्थ का व्यक्तित्व मापक यंत्र, वुडवर्थ पर्सनालिटी डेटा शीट। वुडवर्थ के व्यक्तित्व मापक पत्र का प्रारंभ 1918 में हुआ। इसमें कुल 117 प्रश्न हैं, जिनका उत्तर हाँ अथवा नहीं में देने होते हैं। यह प्रश्न शारीरिक लक्षणों, डर, चिंताओं, भावनाओं, अभिव्यक्तियों आदि से सुसज्जित होते हैं। अल्पार्ट एस प्रतिक्रिया अध्ययन। अल्पार्ट ने एस प्रतिक्रिया अध्ययन की रचना सर्वप्रथम 1928 में हुई थी। 1939 में इसका पुनर्संस्करण हुआ। इसके प्रतिरूपों के 2 भागों में बांटा जा सकता है, एक पुरुष और दूसरा महिलाओं स्त्रियों के लिए। पुरुषों वाले प्रतिरूप में केवल 33 और स्त्रियों वाले में 34 प्रश्न है। आत्म प्रतिवेदन तकनीकी कमियां। सामाजिक वांछनीयता। समाज के दायरे को समझते हुए अथवा इससे प्रभावित होकर गलत उत्तर देना। अनुमोदन, बिना विरोध के मौन स्वीकृति दे देना। अचेतन अभिप्रायों और भावनाओं का मूल्यांकन करने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त तकनीक है प्रक्षेपी टेक्निक। निम्नलिखित में से कौन सा प्रक्षेपीय प्रशिक्षण को विश्लेषित नहीं है? तो वस्तुनिष्ठ व्याख्या। निम्न में से कौन सी व्यक्तित्व मापन की प्रक्षेपी विधि है? कथानिक संप्रत्याक्षण प्रशिक्षण। व्यक्तित्व आकलन की प्रक्षेपी विधियों की निम्नलिखित में से कौन सी एक विशेषता नहीं है? चैतन्य अनुक्रिया प्रक्षेपित टेक्निक। प्रोजेक्शन टेक्निक। विशेषताएं: इसका विकास अचेतन अभिप्रेरणा व भावनाओं के मूल्यांकन के लिए किया गया है। उद्दीपक असंगत, अस्पष्ट, अनुपयुक्त होते हैं। कोई अनुक्रिया सही अथवा गलत नहीं होती। साधारणतः व्यक्ति को बताया नहीं जाता। यह एक आत्मनिष्ठ पद्धति है। इस हेतु कुशल प्रशिक्षकों की आवश्यकता पड़ती है। शाही डब्बा प्रशिक्षण में कुल कितने कार्ड प्रयोग में लिए जाते हैं? 10। रोज या इंक ब्लॉट प्रशिक्षण में शामिल है। 5 काले व सफेद तथा 5 बहुरंगी कार्ड। व्यक्तित्व मापन में रोशा प्रशिक्षण का प्रयोग किस रूप में किया जाता है? प्रक्षेपी तकनीक। प्रमुख प्रक्षेपी विद्या रोशा शाही डब्बा। यह स्विस मनोवैज्ञानिक हर्मन रोशा द्वारा विकसित किया गया था। इसमें 10 कार्ड जिन पर शाही के डब्बे बने होते हैं। 7 1 × 10⁻1 5 काले व सफेद, 2 लाल शाही युक्त, 3 रंगीन होते हैं। इन कार्डों को व्यक्तित्व के 2 चरण में दिखाया गया है। पहले चरण को निष्पादन मुख्य या उपयुक्त कहा जाता है, जिसमें कार्ड देखते हैं और पूछते हैं कि उन्हें क्या दिखाई दे रहा है। दूसरे चरण पूछताछ, जिसमें प्रयोजन से पूछकर कि कहाँ है, कैसे है, किस अवस्था पर अनुक्रिया की गई, विस्तृत विवरण तैयार किया जाता है। कार्ड का देखकर व्यक्ति को बताना कि उसमें क्या है। व्यक्ति की अनुक्रिया को नोट किया जाता है कि अक्सर संकेतों के आधार पर मूल्यांकन किया जाता है। स्थिति यह तय होता है कि व्यक्ति की अनुक्रिया पूरे डब्बे को लेकर या केवल एक स्थान को लेकर। विषय वस्तु अनुक्रिया की विषय वस्तु मानव पशु यह तय करना है। मौलिकता व्यक्तित्व का उत्तर लोकप्रिय भौतिक किस श्रेणी में आता है, यह तय किया जाता है। निर्धारक तत्व डब्बे के किस गुण के कारण व्यक्ति एक उन्मुक्त अनुक्रिया की ज्ञान देखा जाता है कि करीब 24 अक्षर संकेतों का प्रयोग किया जाता है। नोट रोशा के सामान्य हॉल्स में निर्दोष शाही डब्बा प्रशिक्षण तैयार किया। इसमें 2 फॉर्म और प्रत्येक फॉर्म में 45 कार्ड है। मूल ने एक प्रशिक्षण की रचना करके इतिहास रच दिया। वह क्या है? विषय आत्मबोध परीक्षण। प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण टेट व्यक्तित्व का मापन की प्रक्षेपी विधि है। व्यक्ति को चित्रों की एक श्रृंखला दिखाई जाती है और उसे एक कहानी बताने के लिए कहा जाता है। यह कथानक संप्रत्य प्रशिक्षण
तकनीक में प्रयुक्त किया जाता है। प्रासंगिक अंतर्बोध प्रशिक्षण किसके द्वारा दिया गया था? मॉर्गन एवं मूरे। TAT प्रशिक्षण में कार्य की संख्या होती है 30। TAT प्रशिक्षण का संबंध है व्यक्तित्व। एक अध्यापक ने विद्यार्थी का TAT प्रशिक्षण किया ताकि उसमें निम्न में से पहचान की जा सकती है व्यक्तित्व की। थीमेटिक अप्रिसिएशन प्रशिक्षण TAT का उदाहरण है। प्रक्षेपी प्रशिक्षण, विषय आत्मबोध प्रशिक्षण या प्रासंगिक आत्मबोध टेस्ट। थीमेटिक अप्रिसिएशन टेस्ट, यह प्रशिक्षण क्रिश्चियन डी मॉर्गन एवं हेनरी मूरे द्वारा तैयार किया गया। यह शायद डब्बा प्रशिक्षण की तुलना में अधिक संचित प्रशिक्षण है। इसमें कुल 31 कार्डों का प्रयोग किया जाता है, जिसमें 30 कार्ड सचित्र होते हैं और एक कार्ड खाली होता है। प्रशिक्षण 3 चरणों में होता है, जिसमें पहले 2 चरणों में 10 कार्ड दिखाए जाते हैं। पुरुष के लिए पुरुषोचित, महिला के लिए स्त्रीयोचित कार्ड, तत्पश्चात प्रमाण कार्ड। दोनों में 24 घंटों का अंतर। तीसरे कार्ड में साक्षात्कार होता है। TAT का भारतीय संस्करण उमा चौधरी ने तैयार किया है। नायक, हीरो, कथानक में नायिका का पता लगाना। आवश्यकता, TAT द्वारा करीब 28 मानवीय आवश्यकताओं का मापन। परिवेश वातावरण में उपस्थित वह बल जिसमें आवश्यकता पूर्ति में मदद मिले और वह आवश्यकता पूर्ति से वंचित रह जाती हो। थीमा, आवश्यकता और परिवेश की अंतःक्रिया से उत्पन्न या व्यक्तित्व के मापन का महत्वपूर्ण अंग है। परिणाम, यह तय किया जाए कि कहानी को किस प्रकार समाप्त किया गया। बालक प्रसंग बोध प्रशिक्षण 3 वर्ष से 10 वर्ष की आयु के बालकों के लिए मनाया गया। इस प्रशिक्षण में कार पर से स्थापित किए गए लोगों के स्थान पर जानवरों को बेलक ने व्यक्तित्व मापन के लिए तैयार किए गए बालकों के प्रसंग बोध प्रशिक्षण हेतु क्या आयु वर्ग रखा है? 3 से 10 वर्ष। प्रसंगात्मक आत्मबोध प्रशिक्षण बच्चों पर नहीं किया जा सकता। 3 से 10 वर्ष के बच्चों के लिए लियोपोल्ड बेलेक ने 1948 में CRT चिल्ड्रन अप्रिसिएशन टेस्ट का निर्माण किया। इस प्रशिक्षण में 10 कार्ड उपयोग में लिए जाते हैं। इसमें चित्र में दिखाए गए जाने वाले मानव को जानवरों के चित्रों में बदल दिया जाता है। रोजविक चित्रकूट अध्ययन, पिक्चर फ्रस्ट्रेशन स्टडी। इसमें प्रशिक्षण में 24 कार्टून कार्ड का उपयोग किया जाता है। इसमें संवाद लिखने के लिए 2 खाली स्थान बने होते हैं जिन्हें भरना पड़ता है। इसका भारतीय संस्करण उदय पारिक ने दिया है। वाक्य पूर्ति, सेंटेंस कंप्लीशन टेस्ट। इस वीडियो का जनक पाइन व टेंडलर है। इस प्रशिक्षण में व्यक्ति को कुछ अधूरे अक्षर दिए जाते हैं जिन्हें पूरा करना था। वाक्य में भाग में जिस प्रकार समाप्त करना है वह उसकी अभिवर्ती अभिप्रेरणा और द्वंद्व को प्रतिबिंबित करता है। उदाहरण, मेरे माता पिता से मैं प्रेम करता हूँ क्योंकि मैं खाली बैठा हुआ अक्सर सोचता हूँ। शब्द सारी प्रश्न वर्ड एसोसिएशन, कुछ पूर्वनिश्चित शब्दों का व्यक्ति के सामने बोला जाता है और शब्दों को लेकर व्यक्ति की त्वरित अनुक्रिया को नोट किया जाता है। युग ने करीब 1904 में लगभग 100 शब्दों की ऐसी सूची तैयार की थी। इस विधि का सर्वोत्तम प्रयोग होल्ड ने किया था। व्यक्तित्व मापन या व्यंजन परसेंटेज, व्यक्ति एक को कागज पर किसी व्यक्ति का चित्र बनाने के लिए कहा जाता है, फिर उसे विपरीत लिंग के व्यक्ति का चित्र बनाने के लिए कहते हैं। अर्थात व्यक्ति को उसके बारे में एक कहानी लिखने के लिए कहा जाता है। मुख्य कर्ती का लोप यह दर्शाता है कि किसी दौर से अभिभूत हो व्यक्ति है। अंत व्यक्ति संबंधों को टालने का प्रयास कर रहा है। गर्दन पर आलेखीय बल, अंगों पर नियंत्रण का अभाव, अनानुपातिक रूप से बड़ा सिर, मस्तिष्क रोग अथवा धुंध संचिता दर्शाता है। खेल प्ले टेक्निक, खेल विधि द्वारा बालकों को खेल सामग्री द्वारा पूरी तरह घेर दिया जाता है अतः उसके व्यवहार द्वारा उसके व्यक्तित्व की जानकारी प्राप्त की जाती है। इस संबंध में इंग्लैंड के मार्गरेट लोनफेल ने कुछ एक उपकरणों का निर्माण किया जो कि सांसारिक निर्माण उपकरण के नाम से प्रसिद्ध है। इस खेल विधि में 1500 से 1300 निकित खिलौनों का प्रयोग किया जाता है। पर्चे की तकनीकी ही कमियाँ, अंक प्रदान करने की विशेषणता, व्याख्या की विविधता। प्रक्षेपी तकनीक के अंतर्गत व्यक्ति के चेतन पर विपन्नों, गहन द्वंद्व और संवेगात्मक मनोग्रंथियों को समझने में सहायता मिलती है। इन अनुक्रियाओं की व्याख्या करने के लिए पुष्कळ कौशल और विशिष्ट प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है। इसके अंतर्गत अंक प्रदान करने की विशेषणता और व्याख्याओं की विविधता सम्मिलित होती है। निम्न में से कौन सी तकनीक प्रक्षेपी तकनीक नहीं है? व्यक्तिगत अध्ययन। निम्न में से कौन से व्यक्तित्व का आकलन करने के लिए एक व्यक्तिगत विधि नहीं है? वस्तु सूची तकनीक। किसी समूह में व्यक्ति की लोकप्रियता ज्ञात करने की सर्वोत्तम व्यक्तित्व आकलन विधि है। समाज मिति। व्यक्तिगत अध्ययन विधि प्रशिक्षणात्मक व्यक्तित्व अध्ययन का
विधि के अंतर्गत एक महत्वपूर्ण विधि है। इसके अंतर्गत प्रशिक्षक व्यक्तिगत रूप से प्रयोज्य की अनुक्रिया है। अभिव्यक्ति का अध्ययन, साक्षात्कार विधि, इंटरव्यू में साक्षात्कार व्यक्तित्व के परीक्षण के लिए साक्षात्कार का उपयोग किया जाता है। असंरचित साक्षात्कार, यह साक्षात्कार असंरचित होते हैं, बिना समय और पक्षों के बाधा के। संरचित साक्षात्कार, यहाँ पर प्रश्न, समय आदि होते हैं। प्रशिक्षण मनोवैज्ञानिक किसी व्यक्ति की अन्य व्यक्तियों से अंतःक्रिया आदि का अध्ययन कर व्यक्तित्व का परीक्षण करते हैं। इस परीक्षण में मनोवैज्ञानिक का प्रशिक्षित होना अनिवार्य है। निर्धारण के लिए किया जाने वाला गणित संबंध, इसी परीक्षण का हिस्सा होता है। उन्होंने दिए गए मापदंड पर व्यक्तित्व का निर्धारण किया। सीमा है। फर्स्ट है परिवेशीय प्रभाव, सेकेंड है मध्य समय अभिनिधि नाम निर्देशक प्रशिक्षित यह व्यक्ति को अपने समूह में से एक को चुनने के लिए कहा जाता है। उसी पर आधार पर उसने पसंद किए जाते हैं। स्थिति परक प्रशिक्षण, सिचुएशनल टेस्ट, व्यक्ति के समय एक परिस्थिति का निर्माण करके अनुक्रिया करने के लिए कहा जाता है। अन्य व्यक्ति उसके कार्य में बाधा पहुंचाते हैं। इसी आधार पर व्यक्ति के स्थिति परक व्यवहार का परीक्षण करते हैं। समाज नीति, सोशियोमेट्री, इस विधि का निर्माण जैकब लेवी मोरिनो द्वारा किया गया। यह समूह के सदस्यों व उनकी विशेषताओं के मापन की वस्तुनिष्ठ विधि है। यह सामाजिक संरचना के आकलन के लिए एक सामूहिक रेटिंग निर्धारण विधि है। आगे का टॉपिक हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।